Yes, hello students. We are going to discuss few doubts of the chemical kinetics and one doubt of hydrocarbon alkene. Yes, the first question is if 8 gram of a radioactive isotope has a half-life of 10 hours. Radioactive isotope means it follows first order kinetics. Follows first order kinetics. Has half लाइफ 10 hours. The half life of 2 ग्राम of the same substance. अब आपको पता ही है टी हाफ 0.693 अपॉन के ये होता है फर्स्ट ऑर्डर मीन्स इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. इसका मतलब टी हाफ क्या था, जो पहले था वो ही रहेगा. ठीक है, मतलब टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन से, इनिशियल अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है. इसलिए हम 8 ग्राम लें तब भी वही रिजल्ट होगा, 2 ग्राम 10 ग्राम 20 50 कुछ भी लें सेम होगा. नेक्स्ट है एन एलिमेंट ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट z. कोई एक एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक वेट क्या है, z है. कंसिस्ट ऑफ टू आइसो, उसमें दो आइसोटॉप्स हैं. एक का मास नंबर z-1 है, दूसरे का z+2 है. ठीक है. परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटॉप. हैवियर आइसोटॉप्स मतलब ये है. तो मान लेते हैं कि इसका x% है, x%, लेट इट इज़ x%. ठीक है. तो एवरेज किसके इक्वल होगा, एवरेज इक्वल टू होगा 100 माइनस एक्स इंटू z-1 प्लस x इंटू z+2 अपॉन 100. इट इज़ द एवरेज. ठीक, ये एवरेज, ये सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है. इसमें इसका इससे मतलब नहीं है कि हम केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये नहीं, ये नॉर्मल एवरेज है. ठीक है, जेड उनका एवरेज है, हमने उन्हें 100 मान लिया है. ठीक है, 100% टोटल है, सारे आइसोटॉप मिलाकर 100% है और दो ही तो आइसोटॉप हैं. तो 100% का मतलब ये हो गया डिवाइड बाय 100 हो गया. और एक अगर ये x% है, जेड हैवियर वाला x है, तो ये वाला क्या होगा, लाइट वाला क्या होगा, 100 माइनस एक्स होगा. तो इसका परसेंटेज इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस इसका परसेंटेज इनटू इट्स एटॉमिक वेट और डिवाइड बाय 100, क्योंकि टोटल 100 पार्टिकल्स हैं, 100% है, इक्वल टू क्या होगा, उनका एवरेज. एवरेज लिखा हुआ है. तो बस यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द x. ठीक है, नाउ कैलकुलेशन अपना कर लेना. नाउ फाइंड आउट x. ठीक है, बस यहाँ से आपको x को फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो आपको सॉल्व करना है, वो देख लेना. 100 z इक्वल टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 100 z, ठीक है, माइनस 100. ठीक, और ये हो जाएगा एक्स जेड. ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस एक्स. ठीक, और इस तरह से एक्स जेड प्लस 2x. ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर, और फिर यहाँ से क्या ले लेना, आपको जेड कॉमन ले लेना. जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, एक्स के टर्म्स में आ जाएगा. आंसर देख लेना, वो सॉल्व करके. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है. ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए कैटलिस्ट इन इज़ दैट इज़, मतलब एक कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है वो हमें बताना. तो ये क्या करता है, अल्टर्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द रिएक्टेंट. क्या ये अल्टर कर देता है. तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से सारे स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे. हमारे पास ये ग्राफ होता है. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का. ठीक, यहाँ एनर्जी बैरियर होता है इस तरह से. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. यहाँ एनर्जी होता है, यहाँ टाइम होता है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, टाइम भी लिख सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ठीक है, और ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये फॉरवर्ड, और ये होता है ई ए बैकवर्ड. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है डेल्टा एच. ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस बैरियर को, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो इस बैरियर को नीचे गिरा देता है. ठीक है, ये होता है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट वहीं रहेंगे, ये रिएक्टेंट वहीं पर है, प्रोडक्ट भी वहीं पर है, एनर्जी स्केल में वहीं पर रहता है. ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. बस कैटलिस्ट क्या करता है, ये डेल्टा एच वहीं रहेगा. कैटलिस्ट इसको एक नए पाथ से ले जाता है, इस तरह से बैरियर को नीचे गिरा देता है.
बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ डेल्टा एच वैसा ही रहेगा, वही डेल्टा एच रहेगा, बस ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड विद एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड विद कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड विद कैटलिस्ट, ठीक। बस ये चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब है वो इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं करता, रिएक्टेंट जहाँ है वहीं रहे, प्रोडक्ट जहाँ है वहीं पर है। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। तो फर्स्ट गलत है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आ सकता है, ये आंसर नहीं आ सकता है, आंसर सी या डी में से होगा। प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ, बिल्कुल एक नया अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि सेकंड करेक्ट है, तो सेकंड इसमें है, यानी कि ये आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं थर्ड, मेक द रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता है थर्मोडायनेमिकली, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से जितनी थी उतनी ही है, वो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं होता है। प्रोवाइड्स ए डिफरेंट हाँ एक डिफरेंट मैकेनिज्म बनाता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो मैकेनिज्म बदल जाता है, यानी सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो डेल्टा एच चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, कैटलिस्ट उसमें कुछ नहीं करता, रिएक्टेंट को कुछ नहीं करता है उनकी एनर्जी को, ठीक है। और बस वो पाथ चेंज करता है, उसका फीजिबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है कि वो रिएक्शन को ईजी कर देगा या मोर फीजिबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस वो फास्ट करता है और कुछ नहीं करता है, फास्ट, और दोनों को फास्ट करता है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये भी थियोरटिकली क्वेश्चन है, अरेनियस इक्वेशन में ई ए क्या होता है, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अरेनियस इक्वेशन हमें पता है, ये अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए एक्सपोनेंट नेगेटिव ई ए बाई आर टी, तो ये ई ए, ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन होती है। इस अरेनियस इक्वेशन में ई ए, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी है, द एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बताया था कि प्रोडक्ट बनने के लिए 3 कंडीशन होती हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए यानी बैरियर से ऊपर, वो तो ठीक है, दूसरा उनका कोलिजन होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन तीसरा बताया था ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि जो भी, जैसे मान लो 12th क्लास अगर पास कर लिया है तो सभी ने 12th क्लास 12 लाख स्टूडेंट ने 12th पास किया तो सभी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए एक और एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 12th पास करना आईआईटी सिलेक्शन के लिए सफिशेंट नहीं है, ठीक। इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो ऐसे ही इस बैरियर को क्रॉस करना प्रोडक्ट बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ये वन ऑफ द क्राइटेरिया टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑलवेज बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है, वो आपको समझाया हुआ है। दूसरा, द एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट, हाँ ये ऑब्वियस है कि जो भी इस बैरियर से नीचे रहेगा वो कितने भी कोलिजन करे, कोई भी कोलिजन करे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या कहता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर, नहीं ई ए टोटल एनर्जी को शो नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं ये तो ई ए बाई ये वाला ये होता है, ये तो ये ई नेगेटिव पूरा पूरा होता है, लिखवाया हुआ आपको ई रेस्ट पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच हैविंग इक्वल और ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता है, तो आंसर बी आएगा इसका, ठीक है। तो थियोरटिकल क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में थियोरटिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ए प्रेजेंट इन ए क्लोज वेसल, क्लोज वेसल में कोई ए प्रेजेंट है 1 मोल, उसके 1 मोल प्रेजेंट है, अंडरगोज डिके एज, सामने जो लिखा हुआ है इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग वो डिके कर रहा है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल से द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम, हीलियम बनेगा तो उसका वॉल्यूम एट एनटीपी आफ्टर 20 डेज, टी हाफ दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, कि कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे एज्यूम करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन है और रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं, ये तो 1 दिया हुआ है, ये 0 0 होगा, टाइम 0 की बात कर रहे हैं, अब टाइम कौन सा होगा, 20 डेज, टाइम 20 डेज, 1 माइनस ये क्या बनेगा x, इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सॉलिड होगा, गैस केवल हीलियम होगा, ठीक है, हीलियम ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा 2x बनेगा, ध्यान रखना 1 से 2 बनते हैं, 2 हीलियम बनते हैं, तो x से क्या बनेगा 2x बनेगा, यानी कि ये 2x वैल्यू हमारे पास में, ठीक। तो हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दिया हुआ 10 डेज,
इक्वल टू 2.303 अपॉन ये कितना है 20 डेज लॉग, और ये क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स, एक्स को हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आ गया, ठीक है, तो 0.693 इंटू 2, ठीक। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटा देते हैं, 23, ये अप्रोक्स 3.3 आ जाएगा, यानी ये 0.6 हो गया। देयर फॉर एंटी लॉग ऑफ 0.6 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये 4 होता है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 होगा, और 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और अब यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3, देयर फॉर एक्स इक्वल टू 3/4, यानी x की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। और 2x इक्वल टू क्या होगा, देयर फॉर 2x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इंटू 3/4 यानी 1.5 मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल का एसटीपी पर एनटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, लेकिन ये तो 1.5 मोल है, तो 1.5 का कितना होगा 33.6 लीटर, ठीक है। तो 1.5 इंटू 22.4 लीटर, ठीक, ये हो जाएगा वॉल्यूम वी ऑफ हीलियम एट एसटीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के वही फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। टाइम 0 पर 1000 थे, टाइम 2 सेकंड पर 900 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको 4 सेकंड में बताना है, 4 सेकंड में कितना होगा। तो ठीक है, के तो कांस्टेंट रहेगा, तो के इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन टाइम कितना है 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स लॉग इनिशियल कितना था 1000, 0 टाइम पर 1000, और इस समय कितना है 900, इस टाइम 900 इक्वल टू के तो कांस्टेंट ही रहना 2.303, इस बार टाइम क्या है 4 सेकेंड्स, लॉग इनिशियल कितना था 1000 और टाइम टाइम इस पर कितना होगा अननोन है, अननोन मतलब एन टी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम टी। तो ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2.3 से ये तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 इधर हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा 2 log 10 माइनस log 9 इक्वल टू log 1000 अपॉन एन टी, ठीक है। और ये हो जाएगा log 10 होता है 1, और माइनस ये log 9 होता है कितना 3 रेज़ टू पावर 2 होगा, तो 2 log 3 यानी कि log 3 की वैल्यू 0.47, तो 0.47 का डबल कर दीजिए तो 0.95, तो 2 इंटू यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 0.05 आएगा, अप्रोक्स 0.05, अप्रोक्स सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ये हो गया 0.1, ठीक, इक्वल टू log 1000 अपॉन एन टी। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 1000 अपॉन एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन टी लॉग 0.1, ठीक है, एंटी लॉग 0.1, ये अप्रोक्स है, ध्यान रखना, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये हो सकता है कुछ और वैल्यू हो 0.05 ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर आए 0.045489 समथिंग कुछ वैल्यू आए, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एन टी इक्वल टू हो जाएगा जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, एंटी लॉग यहाँ डिवाइड कर देना 1000 से डिवाइड, एंड वैसे ये 1.3 के आसपास होता है, 1.3 के आसपास होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को कंसिडर करूँ तो ये 1.3 होता है, तो 1000 अपॉन 1.3, तो ये आ जाएगा 13 8 8 24 2 104 790, मतलब ये अप्रोक्स 790 के आसपास आएगा, ठीक है, 8 से थोड़ा सा कम आएगा, वो आप देख लेना, मैंने तो अप्रोक्स कैलकुलेशन की है, ठीक, आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करके देख लेना। नेक्स्ट, द स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियर, फिर वही रेडियो न्यूक्लियर, इसका मतलब है कि क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, और वैसे भी लिखा हुआ है जब फर्स्ट ऑर्डर रेट यूरेनियम होता है, यूरेनियम डिकम्पोज कर रहा है, यूरेनियम 92 to 38 डिकम्पोजेज, एमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल, ये एल्फा पार्टिकल रिलीज़ कर रहा है, एंड हाफ लाइफ इतना है इसका टी हाफ, यानी कि के की वैल्यू 0. के यहाँ तो लैम्डा भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, हम के लिखें या लैम्डा लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा इक्वल टू 0.93, वो तो बस डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखा होता है,
टी हाफ 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स इनवर्स। ठीक है, तो अब वो कहता है एट टाइम 0 1 मोल है, टाइम पर ये 1 मोल है। ठीक है, और यूरेनियम 230 1 मोल ऑफ द यूरेनियम, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा पता नहीं कितना बनेगा, एक्स बने 2x बने 3x बने 5x बने, हमें नहीं पता कितना स्टोकियोमेट्री रहेगा, कुछ हमें नहीं पता क्योंकि उसके बारे में जानना भी नहीं है। उसने एक तो कहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, लेफ्ट, यूरेनियम के कितने न्यूक्लियर लेफ्ट रहेंगे, यानी 1 माइनस एक्स आपको सॉल्व करना है। ठीक, आफ्टर 1 बिलियन ईयर, 1 बिलियन ईयर मतलब 10⁻⁹, तो ठीक है, लैम्डा तो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टाइम, टाइम कितने 10 टाइम तो गिवन है 10⁻⁹, सॉरी 10⁻⁹ गिवन है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, लॉग और ए नोट 1 वैल्यू है और डिवाइड बाई 80 या एन लिख लेते हैं, एन नोट अपॉन एन टी। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर 10 ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 4.5 इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एन टी। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोल्स तो 1 दिए हुए हैं, तो मोल्स की टर्म्स में आंसर आएगा, फिर मोल्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जितने मोल्स आएंगे उन्हें फिर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। तो ये फिर वही होगा 0.3 आएगा, तो ये डेसिमल 15 1/15 आ गया। ठीक है, देयरफॉर 1/nt इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1/15। ठीक है, 1/15 का एंटी लॉग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटी लॉग 1/15 आप देखिए कि कितना होगा, 1 को डिवाइड कर लो 0.15 0.6 नहीं डेसिमल 10 हो गया 0.06 आएगा समथिंग का नंबर, हाँ 0.06 समथिंग कुछ होगा। ठीक, तो वो किसकी वैल्यू है वो देख लो, उसके बाद एंटी आ जाएगा, वो मोल्स होंगे, उसे आपको क्या करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसके इक्वल होगा, एन टी इंटू एवोगैड्रो नंबर। एन टी को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इनमें से कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो नन ऑफ दीज आ गया। ठीक, तो बस एंटी लॉग 1/15 आप सोल्व कर लेना, लॉग टेबल में देख लेना। ठीक है, एंटी लॉग 1/15 कितना होगा, डिवाइड करने के बाद देख सकते हो ये 0.06 समथिंग कितना वैल्यू आती है। ठीक है, 66 0. या 1/15 का भी देख सकते हो, एंटी लॉग 1 माइनस एंटी लॉग 15, इस तरह से देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन बन रहा है, फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द रेट कांस्टेंट ये गिवन है इतना सेकंड, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इतना है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन आफ्टर 100 सेकंड। तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और के गिवन है, के इक्वल टू कितना है 2.714 इंटू 10⁻⁻3 2.303, टाइम कितना 100 सेकंड, वो भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इनिशियल वैल्यू क्या है 0.29 m, और फाइनल कंसंट्रेशन हमें बताना है टाइम टी का कंसंट्रेशन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.2714 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 2.303 हो जाएगा इक्वल टू लॉग 0.29 m अपॉन 80। ठीक है, और ये डेसिमल 440। ठीक है, अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, 23 और ये 0.1 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, 23 0.1 और कितना बच जाएगा यहाँ पर 440 हो जाएगा लगभग, और 23 2 46 2 0.18 अप्रोक्स 0.18, तो एंटी लॉग ऑफ 18 इक्वल टू 0.29 n अपॉन 80। ठीक है, देयरफॉर 80 इक्वल टू 0.29 m अपॉन, अब बस आपको क्या करना है यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ 0.18 देखना है। एंटी लॉग ऑफ 0.18 कितना होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, कितना होगा
ये हो जाएगा कितना 0.14 0.13 0.13 आएगा शायद, 12 या 13 के आसपास ही वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, 0.13 के आसपास आने वाला है ये। ठीक है, तो ये डेसिमल 13 नहीं सॉरी 0.13 नहीं 1.3 तो 1.3 तो ये 130 हो गया, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट और 13 दूनी 26 30 और 13 दूनी 26 लगभग 0.22 एम। ठीक है, यहाँ से देख लेना एंटीलॉग 0.18 कितना होगा। ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना ठीक से कि ये इतना ही है क्या, और उसके बाद ठीक अप्रोक्स मुझे लगता है इतना ही होगा ये। ठीक, देख लेना कहीं भी कोई एंटीलॉग में अगर कोई मैंने अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, ठीक है, मुझे इतना एंटीलॉग टेबल याद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देख लेना एक बार कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, दोबारा से एक बार चेक कर लेना लॉग एंटीलॉग वैल्यू में। रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन, इनका डिहाइड्रेशन का रेट बताना है। ठीक है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 की प्रेजेंस में सबसे पहले तो बनता है कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से भी ऐसे ही H पॉजिटिव का लॉस होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसे ही ये भी कार्बोकेटाइन बनेगा, H पॉजिटिव का लॉस होगा, और इसमें भी। तो बस देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। आउट ऑफ दीज अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव रेजोनेंस भी है, इधर हाइपर कंजुगेशन है, इधर हाइपर कंजुगेशन है, तो R सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, इट अंडरगोज इन डिहाइड्रेशन इजीली। तो R सबसे पहले डिहाइड्रेशन में जाएगा। उसके बाद किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, उसके बाद 2 हाइपर कंजुगेशन है, इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो इसका मतलब R के बाद Q, इसमें रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव और इधर हाइपर कंजुगेशन भी है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बाद में फिर ऑब्वियसली P, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या, इट हैज़ ओनली हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए S सबसे लास्ट में। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी उस पर भी डिपेंड करता है, और इंटरमीडिएट मेनली इंटरमीडिएट, और कभी कभी अगर इंटरमीडिएट सेम बनते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द फॉर A to B और K कांस्टेंट है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस आर, ये करेक्ट बताना है हमें। ये A टाइम T यानी टाइम T की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A नॉट डिवाइड किया हुआ है, और टाइम के साथ में ग्राफ खींचा है, वो तो स्लोप तो हो गई, ये स्लोप इस तरह से नेगेटिव बनेगा। ठीक, और ऐसे ये भी ये ln AT बाई A नॉट के उसमें ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ln AT अपॉन A नॉट की बात करें तो ये -KT के इक्वल होगा। ठीक है, -KT यानी कि नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि जो नीचे वैल्यू है, जैसे और भी ग्राफ है इसमें, ये 2 ग्राफ तो हैं ही, 2 ग्राफ और भी बने हुए हैं, 3rd एंड 4th, ये भी ग्राफ है, फिर से ये 80, मतलब इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 ग्राफ हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए चारों ग्राफ में एक साथ रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये 4 ग्राफ हैं। ठीक, ये पहले फर्स्ट और थर्ड ग्राफ एक जैसा है, फर्स्ट और थर्ड एक जैसा ग्राफ है। यहाँ पर A बाई A नॉट और टाइम लेकिन डिफरेंस है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है इसमें, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है। और ये दूसरा ln A बाई A नॉट, ये भी 2 ऐसे ही सेम ग्राफ है, इसमें भी ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहाँ मतलब ज़्यादा है और इसमें कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्राफ मैंने अभी बताया ना, ln AT बाई A नॉट इक्वल टू -KT होगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर ये ग्राफ को हम इस तरह से और एक ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ एक और ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें ये 2 स्लोप अगर हम लें, ठीक है, तो इसी के लिए ln इसके लिए ही ln A और A नॉट के लिए, और यहाँ टाइम का ग्राफ लें तो ये वाला जो नीचे वाला स्लोप होगा ये लार्जर वैल्यू के लिए होगा और ये लेस के वैल्यू के लिए होगा।
ठीक है। ये लार्ज के लिए यानी कि नीचे वाली वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ वाला ग्राफ करेक्ट है। अगर फोर्थ वाला ग्राफ करेक्ट है तो ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा, यानी ए और डी आंसर नहीं आ सकते, या तो बी या सी। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, अब इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक, यहाँ भी सेम ऐसे ही रिजल्ट आने वाला है। क्या, ए और ए नोट की वैल्यू के साथ अगर के को कंपेयर करेंगे, यहाँ से एल एन में अगर हटा भी देता हूँ तो अगर डायरेक्ट भी कंपेयर करते हैं तब भी नीचे वाले वैल्यू स्लोप जो होगा वो लार्जर वैल्यू का होगा और ऊपर वाला लेस वैल्यू का होगा, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि आंसर सी आंसर आ गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इस केस में फर्स्ट करेक्ट है और इस केस में फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो मैथमेटिकल है। यहाँ ध्यान रखना सिंपल ही नहीं पूछा है, क्योंकि सिंपल इक्वेशन में क्या होता है, ए नॉट बाई ए टी होता है, एल एन ए नॉट बाई ए टी होता है, के टी इक्वल टू। ठीक है, वो लेकिन वो पॉजिटिव स्लोप आता है, फिर उसका पॉजिटिव स्लोप आएगा। यहाँ नेगेटिव स्लोप इसलिए है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना नीचे वाला। ठीक, क्लियर। चलिए, तो आप और भी क्वेश्चंस हैं तो सेंड करिए उन्हें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक, और एक दो क्वेश्चन जो टाइट्रेशन वगैरह से रिलेटेड थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।